हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है केचुए का कृषि में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म इन एग्रीकल्चर। देखिए कृषि में क्या महत्व है केचुए का, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन काल से ही केचुआ मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या यूजफुल प्राणी रहा है, और यह बात सर्वप्रथम 1881 में, सन 1881 में 1881 में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम बताया कि केचुआ मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी जीव है। देखिए, सबसे पहले केचुए को मनुष्य के लिए लाभकारी जीव बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपने अध्ययनों कई वर्षों तक अपना अध्ययन किया और यह बताया कि जो केचुआ है मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। कैसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य को इसके क्या क्या लाभ है और इसका कृषि में क्या इम्पोर्टेंस है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं इसके ऊपर। कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है केचुए के, तो देखिए, नंबर 1 हम बात करते हैं प्रलोभक के रूप में। प्रलोभक के रूप में एज ए बैट। प्रलोभक के रूप में केचुओं का क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रलोभक क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्रलोभक। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो ललचाते हैं, किसी भी जीव को ललचाते हैं या कोई क्रिया करने के लिए उसको उत्सुक करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रलोभक कहलाते हैं। अब प्रलोभक के रूप में कैसे काम आते हैं केचुए, तो देखिए, प्रलोभक के रूप में केचुओं का उपयोग मुख्यतः मछली पालन में किया जाता है, और मछली पालन में केचुओं का उपयोग प्रलोभक के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि मछली पालन में मछलियों को पकड़ना होता है और एक मछली को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो कम समय में अत्यधिक मछलियों को पकड़ने के लिए मछली पालन में क्या किया जाता है, केचुओं को डाला जाता है, जिसको खाने के लिए मछलियाँ इकट्ठी होंगी और उनके ऊपर जो मछली पकड़ने का जाल है उसको आसानी से मछलियों को पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह जो मछली पालन है उसमें प्रलोभक के रूप में केचुओं को उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि मछलियाँ आसानी से पकड़ी जा सके। तो क्या बात रही, तो देखिए, प्रलोभक के रूप में केचुओं का उपयोग, प्रलोभक के रूप में केचुओं का उपयोग प्रमुखतया मछली पालन में किया जाता है। मछली पालन में मछलियों को आसानी से पकड़ने हेतु किया जाता है।
देखिए, प्रलोभक के रूप में केंचुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो मछली पालन में और मछलियों को आसानी से पकड़ने में किया जाता है। और क्या इम्पोर्टेंस है? तो नंबर 2 देखिए, मृदा सुधार के रूप में, मृदा सुधारक के रूप में, मृदा सुधारक के रूप में मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कैसे बढ़ाता है? तो देखिए, आपने केंचुए का स्वभाव पढ़ा, स्वभाव में होता है ये ब्रोविंग, और ब्रोविंग का मतलब होता है बिलचारी। बिलचारी, अब क्या मतलब रहा बिलचारी का? देखिए, स्वभाव की हम बात करें केंचुआ, तो स्वभाव में कैसा होता है? यह बिलचारी होता है, ब्रोविंग होता है। इसका मतलब ये रहा कि ये केंचुआ है, ये भूमि के अंदर बिल बनाकर निवास करता है। स्वभाव में कैसा होता है? ब्रोविंग या बिलचारी। और ब्रोविंग या बिलचारी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो भूमि के अंदर बिल बनाकर निवास करते हैं या बिल बनाकर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं बिलचारी। और केंचुआ भी कैसा प्राणी होता है? ब्रोविंग या बिलचारी प्राणी होता है, अर्थात यह भी भूमि के अंदर बिल बनाकर निवास करता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो मिट्टी को इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो होता है एरेशन, और नंबर 2 होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, बिलचारी का मतलब होता है भूमि के अंदर बिल बनाकर निवास करने वाले प्राणी। और भूमि के अंदर बिल बनाएंगे तो मिट्टी के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक तो होता है एरेशन और एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। एरेशन का मतलब होता है वातन, एरेशन का मतलब वातन, और वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जल अवशोषण। देखिए, क्या मतलब रहा? बिल बनाएगा, इसका मतलब भूमि के अंदर छोटे छोटे गड्ढे बनाएगा, जिससे भूमि के अंदर क्या बढ़ जाएंगे? रंध्रावकाश बढ़ जाएंगे। भूमि के अंदर रंध्रावकाश बढ़ जाएंगे। रंध्रावकाश का मतलब छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे, उन्हें रंध्रावकाश कहते हैं। और इन रंध्रावकाश से क्या होगा? एक तो मिट्टी के अंदर जो वायु की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो मिट्टी है उसमें एरेशन होगा तो मिट्टी अच्छे वातन वाली हो जाएगी। मिट्टी अच्छे वातन का मतलब जिसमें पर्याप्त मात्रा में वायु उपस्थित हो। और इस अच्छे वातन वाली मिट्टी के अंदर जल व खनिज लवणों का आसानी से क्या किया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा। तो एक तो एरेशन का मतलब है वातन, और वातन का मतलब है कि मिट्टी में जो छोटे छोटे छिद्र बनेंगे उनसे मिट्टी के अंदर वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, और इस वायु की मात्रा बढ़ने से जल और खनिज लवणों का पेड़ पौधा आसानी से अवशोषण कर लेगा। और नंबर 2 कि वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण का क्या मतलब रहा? कि जो छोटे छोटे छिद्र बने, उन छोटे छोटे छिद्रों के अंदर जल इकट्ठा होगा जो आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या जिनके मिट्टी से निचली जो सतह है वो इनको आसानी से ग्रहण कर पाएगी। और वाटर जब मिट्टी के अंदर रिप्रेजेंट रहेगा, जिसको हम कहेंगे अवेलेबल वाटर, या ये अवेलेबल वाटर वह जल होता है, इसको बोलते हैं प्राप्य जल। क्या होता है प्राप्य जल? प्राप्य जल का मतलब होता है कि ऐसा भूमि में उपस्थित ऐसा जल जो पेड़ पौधों के अवशोषण के योग्य होता है। प्राप्य जल का क्या मतलब रहा? भूमि में उपस्थित ऐसा जल जो पेड़ पौधों के अवशोषण के लिए उपयुक्त होता है, उसको हम कहते हैं अवेलेबल वाटर या प्राप्य जल। तो जल अवशोषण से जो अवेलेबल वाटर है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो पेड़ पौधों को अवशोषण के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। तो देखिए क्या मतलब रहा, मृदा सुधारक के रूप में किस तरह से कार्य करेगा।
केचुआ स्वभाव में बिलचारी होता है, बिलचारी होता है। अर्थात यह भूमि में बिल बनाकर निवास करता है, भूमि में बिल बनने से रंध्रावकाश बढ़ जाता है, जिससे मृदा में वायु की मात्रा भी बढ़ जाती है और इससे अच्छे वातन युक्त मिट्टी या मृदा प्राप्त होती है, जिससे जल व खनिजों का अवशोषण पौधों द्वारा आसानी से कर लिया जाता है, साथ ही जल अवशोषण होने से मृदा में प्राप्य जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। देखिए, मृदा सुधारक के रूप में कैसे काम करेगा, तो केचुआ स्वभाव में कैसा होता है, बिलचारी होता है, अर्थात ये मिट्टी में बिल बनाकर निवास करता है और भूमि में बिल बनाने से इनके बीच में रंध्रावकाश बढ़ जाएगा और रंध्रावकाश बढ़ने से वायु की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी और मृदा अच्छे वातन युक्त हो जाएगी, जिससे जल व खनिजों का अवशोषण आसानी से कर पाएगा पादप, और इसके साथ ही जल अवशोषण से पादप में जो प्राप्य जल है उसकी प्रतिशत मात्रा भी बढ़ जाएगी। और किस तरह से मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो देखिए, क्या और किस रूप में कार्य करेगा, तो केचुआ अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। जब हमने पाचन तंत्र की बात करी तो उस टाइम हमने देखा था कि पाचन क्रिया के अंदर ये अपने जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या होगा कि अब ये जो जितनी भी उपापचय क्रिया होगी उसका एक कार्बन का CO2 में तथा नाइट्रोजन का उसके उपयुक्त यौगिकों में बदल देता है। कार्बन का स्वांगीकरण किस में कर देता है, CO2 में, और नाइट्रोजन को उसके उपयुक्त यौगिकों में बदल देता है, जिससे भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है और इसके अनुपात कम होने से पादप इनका अच्छे से अवशोषण कर पाता है। तो देखिए क्या होगा, अगला भूमि सुधारक के रूप में किस तरह काम करता है, तो केचुआ अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा
कार्बन को CO2 में तथा नाइट्रोजन को उसके उपयुक्त यौगिकों में बदल देता है जिससे मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम होने से इनका आसानी से अवशोषण पादप द्वारा कर लिया जाता है। ओके, अगली बात करते हैं हम और क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए नेक्स्ट नंबर 3 हम बात करें जैविक खाद के निर्माण में। जैविक खाद के निर्माण में देखिए, यदि वर्तमान समय में हम कृषि की बात करें तो जैविक खाद का प्रचलन पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि रासायनिक खादों की तुलना में जो जैविक खाद के गुण हैं वो बेहतर हैं। अब जैविक खाद के निर्माण में किस तरह से केंचुआ काम करता है, तो देखिए केंचुओं की जो विशेष प्रजाति है जिनमें से एक है डेट्राइटिवोरस तथा जियोफेगस। केंचुओं की विशेष प्रजातियां डेट्राइटिवोरस तथा जियोफेगस, इनका उपयोग कृत्रिम रूप से जैविक खाद के निर्माण में किया जाता है। कैसे करेंगे, तो डेट्राइटिवोरस तथा जियोफेगस प्रजाति के जो केंचुए हैं उनको कृत्रिम कार्बनिक ढेरों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और जैसा कि हमने पाचन तंत्र में बात करी थी, यह अपनी उपापचय क्रियाओं के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है, और जो अपचित भोजन और मिट्टी है उनको छोटी गोलियों के रूप में उत्सर्जित कर देता है, जिनको हमने कंपोस्टिंग कहा था। तो डेट्राइटिवोरस तथा जियोफेगस प्रकृति के या प्रजाति के जो केंचुए हैं उनका उपयोग कृत्रिम रूप से जैविक खाद के निर्माण में किया जाता है। और ये जो जैविक खाद है ये अन्य खादों की तुलना में जैविक खाद अन्य खादों की तुलना में बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि दूसरी खादों की तुलना में इसमें NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो जैविक खाद अन्य खादों की तुलना में बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि अन्य खादों की तुलना में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। देखिए जैविक खाद दूसरे खादों की तुलना में क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट और क्या खास बात होती है, आगे बात करें हम यदि और क्या महत्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दवाइयों के निर्माण में। दवाइयों के
निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में। देखिए, आयुर्वेद में तथा यूनानी चिकित्सीय पद्धति में केचुए के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रोगों की मेडिसिन बनाई जाती है। जैसे हम बात करें तो आयुर्वेद में तथा यूनानी चिकित्सीय पद्धति में, यूनानी चिकित्सीय पद्धति में केंचुओं का उपयोग कुछ बीमारियों जैसे जॉन्डिस, पीलिया, ब्लैडर स्टोन, जिसको गुर्दे की पथरी बोलते हैं, ब्लैडर स्टोन, पीलिया, पायोरिया आदि के उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ तैयार की जाती है। हमने ये कहा कि दवाइयों के रूप में या दवाइयों के निर्माण के रूप में, तो कहाँ पर, तो आयुर्वेद में तथा यूनानी चिकित्सीय पद्धति में केंचुओं का उपयोग पीलिया, पायोरिया और ब्लैडर स्टोन जैसी बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या खास बात है। देखिए, अगला हम बात करते हैं भोजन के रूप में। भोजन के रूप में या फिर पारिस्थितिकी संतुलन में अगला उपयोग देखें तो भोजन के रूप में एज ए फूड और इकोसिस्टम में भोजन के रूप में और पारिस्थितिकी संतुलन में। देखिए, भोजन के रूप में कैसे और पारिस्थितिक संतुलन में कैसे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जीवो जीवस्य भोजनम, कि एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है, और इसी से क्या संतुलन बना रहता है, पृथ्वी पर जीवों की प्रजातियां समष्टि यानी कि पॉपुलेशन नियत बनी रहती है, जिससे कि आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बैलेंस रहता है। तो केंचुआ पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह से हेल्प करता है, तो यह है कुछ केंचुआ कुछ छिपकलियों, पक्षियों, छछूंदरों, मेंढकों तथा सांपों व कुछ मछलियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल जैसे प्रक्रम प्रकृति में
चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। क्या मतलब रहा कि कुछ छिपकलियों, पक्षियों, छछूंदरों, मेंढकों तथा सांपों एवं कुछ मछलियों के द्वारा ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल सुचारू रूप से प्रकृति में चलते रहते हैं। अब ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में आपने पढ़ रखा है। जैसे हमने बात करी थी कि उत्पादक, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चरम उपभोक्ता, कुछ इस तरह का। तो ये प्रकृति में चलने वाली जो खाद्य श्रृंखला है वो खाद्य जाल सुचारू रूप से चलती रहती है, जिसके कारण प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। तो भोजन के रूप में इन प्राणियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इनकी समष्टि को नियत बनाए रखा है। इन प्राणियों को द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर इसकी समष्टि को नियत बनाए रखता है। और कहीं ना कहीं ये जो प्राणी है ये भी किसी दूसरे जीव का भोजन बनकर उनकी समष्टि को इनकी समष्टि भी क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। और हम बात करें तो कुछ अनसिविलाइज्ड पीपुल्स के द्वारा या आदिवासी लोगों के द्वारा केचुए को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। कुछ आदिवासी प्रजातियां आज भी ऐसी हैं जो केचुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगला, और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आर्थिक महत्व है। तो देखिए, आजीविका के रूप में भी केचुआ बहुत लाभदायक प्राणी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक इम्पोर्टेंट जीव है। कैसे, देखिए आजीविका के रूप में कैसे है, आजीविका या लाइवहुड के रूप में कैसे कार्य करता है ये। तो देखिए, कुछ लोगों के द्वारा केंचुओं का पालन या केंचुओं को पकड़कर विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक चिकित्सालय हैं, वैज्ञानिक लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनके अंदर इनको भेजा जाता है और इससे वो अपनी आजीविका कमा पाते हैं। तो क्या मतलब रहा, तो कुछ लोगों द्वारा केंचुओं का पालन करके या उन्हें पकड़कर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाकर आजीविका चलाई जाती है। आजीविका चलाई जाती है। तो कुछ लोगों के द्वारा केंचुओं का पालन करके या उन्हें पकड़कर वैज्ञानिक प्रयोगशाला तक पहुंचाकर आजीविका चलाई जाती है। तो ये थे कृषि में कुछ महत्व। अब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात किसी भी जीव के यदि पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, अर्थात कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होते हैं। ये सारे के सारे केंचुए के लाभ थे। अब कुछ हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं देखते हैं एक एक करके, कि लाभ के साथ साथ क्या केंचुआ हानिकारक भी है। तो हाँ, केंचुआ मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए या कृषि में कुछ हानियां भी पहुंचाता है। क्या हानियां हैं, हानियों की हम बात करें, केंचुए से होने वाली हानियां, क्या हानियां होगी। तो नंबर 1, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन।
सॉइल एरोजन। देखिए क्या मतलब रहा मृदा अपरदन का, इसको कहते हैं मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन का क्या मतलब रहा, मिट्टी का कटाव। कैसे होगा मिट्टी का कटाव, तो देखिए अभी हमने बात करी कि केचुआ स्वभाव में कैसा होता है, बिलचारी होता है, अर्थात ये मिट्टी में बिल बनाकर रहता है और जी मिट्टी के अंदर ऊपरी परत में जगह जगह क्या बना देगा, छोटे छोटे गड्ढे निर्मित कर देगा। और इन छोटे छोटे जो गड्ढे निर्मित हो रहे हैं, इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत कमज़ोर हो जाएगी और इस ऊपरी परत के कमज़ोर होने के कारण इसका धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, कटाव होना शुरू हो जाएगा। इसी मिट्टी के इस तरह के जो कटाव है, इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो क्या मतलब रहा, देखिए हम बात करते हैं कि केचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, तथा इससे हवा या पानी के द्वारा उसका क्षरण होने से, क्षरण का मतलब होता है लॉस, नुकसान, हानि, नष्ट होना, डिकेशन, क्षरण होने से कटाव शुरू हो जाता है, अब कटाव शुरू हो जाता है, इससे क्या नुकसान होगा, तो देखिए जो मिट्टी की ऊपरी परत है ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पोषक तत्वों के साथ साथ इसी ऊपरी परत में, जैसे अभी हमने बात करी जो अवेलेबल वाटर है, ये अवेलेबल वाटर प्राप्य जल भी इसी परत में ज़्यादा होता है। इसका मतलब मृदा की जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और पादपों के लिए जो प्राप्य जल है वो भी इसी ऊपरी परत में पाए जाते हैं। और सोच के देखिए कि यदि यह परत ही नष्ट हो गई तो सारे के सारे पोषक तत्व है वो बहकर चले जाएंगे और उसके साथ साथ जो अवेलेबल वाटर है वो भी, इसकी जो मात्रा वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए इससे क्या होगा, जिससे इस ऊपरी परत में उपस्थित पोषक तत्व पादप को प्राप्त नहीं हो पाते। तो एक नुकसान तो ये रहा कि मृदा का अपरदन होगा, मिट्टी का कटाव होगा तो ऊपरी जो परत है वो बहकर चली जाएगी, जिससे पोषक तत्व है और प्राप्य जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगली हम बात करें और क्या हानियां हैं, तो देखिए केचुआ लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी है। एक हमने बात की कि मिट्टी का क्या करता है, ये अपरदन या मिट्टी का कटाव करता है। और किस तरह से हानिकारक है, तो नंबर दूसरा देखें हम, नाशक जीव के रूप में किस तरह से काम करता है, तो देखिए हमने ये कहा कि केचुआ पादपों के लिए लाभदायक है, लेकिन हमने ये भी कहा कि यदि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ केचुए की कुछ प्रजातियां हैं वो पादपों को नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे हम बात करें कि नाशक जीव का मतलब होता है पेस्ट या नष्ट करने वाला, और ये स्थानिक होता है। जैसे हम बात करें नंबर 1 कि मालाबार में, और इस मालाबार में
केचवे की दो प्रजातियां, मालाबार में केचवे की दो प्रजातियां, एक है मालाबारिया ओराइजीवोरस, मालाबारिया पेडुडिकोला, मालाबारिया पेडुडिकोला, और एक है स्फेनेस्कस ओराइजीवोरस। ये जो दो प्रजातियां हैं, ये दोनों की दोनों प्रजातियां क्या करेंगी, धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। क्या मतलब रहा, हमने ये कहा कि नाशक जीव के रूप में भी कार्य करता है और ये स्थानीय होता है। जैसे मालाबार के अंदर मालाबारिया पेडुडिकोला और एफेनेस्कस ओराइजीवोरस नामक केचवे की जो प्रजाति है वो धान की जड़ों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। अगली और दूसरी बात करें कि कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलोनगेटा प्रजाति द्वारा पान की बेल की जड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। देखिए, कोयम्बटूर के अंदर फेरेटिमा एलोनगेटा प्रजाति के द्वारा पान की बेल की जड़ों को क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारे दक्षिण भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत की अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पेरियोनिक्स नामक केचवे की जो प्रजाति द्वारा इलायची के तनों को नष्ट किया जाता है। देखिए, नाशक जीव के रूप में मालाबारिया पेडुडिकोला और एफेनेस्कस ओराइजीवोरस धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलोनगेटा प्रजाति के जो केचवे हैं वो पान की बेल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण भारत की अन्नामलाई की पहाड़ियों में पेरियोनिक्स नामक प्रजाति के द्वारा इलायची के तनों को नष्ट किया जाता है। और क्या हानियां हो सकती हैं, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नंबर 3 पे हम बात करते हैं, ये परपोषियों के संचरण में ट्रांसमिशन ऑफ द होस्ट। देखिए, संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। केचवे की कुछ प्रजातियों के द्वारा कुछ परजीवियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाया जाता है और इस संचरण में ये मध्यम परपोषी की तरह कार्य करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि केचवे की कुछ प्रजातियां, मैं ये कहूँ कि परजीवी संचरण में क्या मतलब रहा, हम ये कहें कि केचवे की कुछ प्रजातियां कुछ परजीवियों जैसे कि
फीता कृमि, टेपवर्म चूजों का, टेपवर्म फीता कृमि, सूअरों के लंग्स का या फुफ्फुसों का, फुफ्फुसों के निमेटोड आदि के संचरण में मध्यम परपोषी के रूप में कार्य करता है। देखिए परजीवी के संचरण में तो केंचुए की कुछ प्रजातियां, कुछ परजीवी जैसे कि फीताकृमि, चूजे के फीताकृमि तथा सूअरों के फुफ्फुस के निमेटोड आदि के संचरण में क्या करेगा, एक मध्यम परपोषी की तरह कार्य करेगा। तो ये था केंचुए से होने वाले लाभ तथा केंचुए से होने वाली हानियाँ। और इसी प्रकार ये केंचुआ खत्म। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।